हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम रिचा शर्मा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज हमें 2 दिन के डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करने हैं। यस, आज सेशन लेट हुआ है। रोज दिन के 12 बजे होता है, बट देयर वाज सम पावर इश्यूज बिकॉज ऑफ विच आज का सेशन हमको डिले करना पड़ा। एनी विच वेज 31 मार्च और 1 अप्रैल 2024 के आज डेली से डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखते हैं आज यानी कि 1 अप्रैल को तिथि क्या पड़ती है। सो चैत्र महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है यानी चांद रिड्यूसिंग फेज के अंदर है, और आज है सप्तमी। देश भर में शीतला सप्तमी आज मनाई जा रही होगी, तो आप सभी को शुभकामनाएं शीतला सप्तमी की। और आई रियली होप कि दिमाग में, दिल में हर जगह ठंडक रहे, इस तरह का आगे आने वाला पीरियड आपका गुजरे। चलिए, लास्ट जब हमारा सेशन हुआ था सैटरडे को, वाई नॉट संडे, बिकॉज संडे को वीकली सेशंस आते हैं। वीकली पायल मैम ने आपका लिया पूरे हफ्ते का रिवीजन, और फिर आफरीन मैम ने बैंकिंग करंट अफेयर्स वाले बच्चों का भी वीकली सेशन लिया था। आई होप यू हैव सीन दो सेशंस। ऑल्सो मंथली करंट अफेयर का जो रिमेनिंग सेशन रह गया था वो भी संदीप सर ने ले लिया है। नहीं देखा हो तो प्लीज गो एंड चेक दैट सेशन आउट। अब से मंथली करंट अफेयर संदीप सर लेंगे, एंड आई एम रियली सैटिस्फाइड टू सी दैट यू आर हैप्पी विद सर सेशन। आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम। चलो, सो लास्ट सेशन में जो आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो देखते हैं। विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड एडिशन ऑफ IMT ट्राइलैट 2024 एक्सरसाइज। IMT ट्राइलैट 2024 एक्सरसाइज के अंदर कौन से देश हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। IMT नाम में ही तीनों देशों के नाम शामिल हैं, इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। IMT का यही फुल फॉर्म है। अच्छा, लॉट मेनी ऑफ यू विल बी हैविंग दिस क्वेरी कि मैम आप जो मंथली सेशन लेते हो रिविजन वाला, MCQs वाला, वो कब आएगा। दैट विल कम टुमारो, और डे आफ्टर से यानी 3rd ऑनवर्ड्स आपके मंथली CA सेशन संदीप सर वाले 1 एट अ टाइम आने लग जाएंगे, 1 डे एट अ टाइम। ओके, सो अब से जहां आपके दिन में 3 सेशन होते थे, इस पूरे वीक आपके दिन में 4 सेशंस होंगे। नोटिफिकेशन हो सकता है कई सेशंस का आपके पास नहीं आए, तो इसलिए हम आपके साथ कैलेंडर शेयर करेंगे रोज का, ठीक है। तो उसको देख करके यू कैन चेक आउट द सेशंस। चलिए, सो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे सेशन के दौरान पूछे थे। लेट अस सी द आंसर। आज भी मैंने विजय धामा का रिस्पॉन्स पिक किया है, और ये चूज करके पिक किया है बिकॉज सबसे पहले और बहुत अच्छे से इन्होंने आंसर कर दिया था। जब तक मैंने स्क्रीनशॉट लिए तब तक और बच्चों के आंसर्स नहीं आए थे। एनी विच वेज, मैंने आपसे पूछा था 3 नेवल कमांड्स, इंडिया की 3 नेवल कमांड्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो वेस्टर्न नेवल कमांड कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, मुंबई महाराष्ट्र में। ईस्टर्न नेवल कमांड कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, विशाखापट्टनम आंध्रा के अंदर। और जो सदर्न नेवल कमांड है कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, वो कोची केरला के अंदर, राइट। देन आई हैड आस्क्ड यू एशिया की कौन सी 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो सेम सेक्स मैरिजेस को कंसिडर करती हैं, लीगल मानती हैं, और कौन से 2 देश हैं। सबसे पहला है ताइवान और दूसरा है नेपाल, और तीसरा कौन सा है जो कि अभी पेश कर रहा है बिल्स और लोअर हाउस में पास हो चुका है टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, थाईलैंड, राइट। फिर मैंने आपसे पूछा था फूल बहादुर, जो कि एक मगधी भाषा में लिखी हुई या मगही भाषा में लिखी हुई नॉवल है, जिसको पहली ऐसी नॉवल है मगही भाषा की जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। मैंने आपसे पूछा था ओरिजिनली इस किताब को किसने लिखा था। सो फूल और पति से मैंने आपको याद करवाया था, रिमेंबर। सो जयंत पति जी ने 1928 में इस बुक को लिखा था। इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, अभय के ने किया है। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा सारा प्रीवियस सेशन का डिस्कशन। आज के सेशन पे मूव ऑन करते हैं। आज जो भी कुछ आप पढ़ने वाले हो उसका PDF कहाँ मिलेगा, परचम ऐप के स्टोर सेक्शन में, फ्री मटेरियल सेक्शन में आप जाइए। इंग्लिश हिंदी अलग अलग आपको मिल जाएंगे PDF। नहीं तो आप परचम के टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए, अभी तक आपको मिल गए होंगे इंग्लिश और हिंदी के PDFs वहाँ पे भी। वीकली या मंथली मैगजीन अगर चाहिए, वीकली जैसे अभी संडे को जो वीडियोज़ हुए हैं उनकी मैगजीन चाहिए या PDF चाहिए तो parchamclasses.in पे जाइए। अब जो मंथली मैगजीन आएगी, जैसे फरवरी की आ चुकी है, मार्च के जब आपके सारे सेशन खत्म हो जाएंगे तो बाय 7th ऑफ एवरी मंथ आपको मंथली मैगजीन अवेलेबल करवाई जाती है यहीं parchamclasses.in पे। और बाय 10th ऑफ एवरी मंथ आपको ये सवाल ई बुक भी मिलती है। ये ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर ई बुक है, 150 MCQs विद एक्सप्लेनेशन। ये कॉम्प्रिहेंसिव मैगजीन है कैटेगरी वाइज, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ये अभी सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो ये इनके लिए आप वेबसाइट पे जाइए। अगर आपको सब्सक्रिप्शंस लेने हैं तो आपको परचम ऐप चेकआउट कर लेनी चाहिए। सब्सक्रिप्शंस काफ़ी सारे और कोर्सेज आपको वहाँ मिल जाएंगे। फर्दर डाउट क्वेरी कंसर्न्स के लिए दीज आर द हेल्पलाइन नंबर्स। PDF रिलेटेड कोई भी समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ आ रही है, सो parchamclasses06@gmail.com पे लिखिए, नहीं तो परचम ऐप पे भी चैट कर सकते हैं। सारी जनहित में जारी जानकारी हो चुकी है। चलिए, अब हम थोड़ी शुभकामनाएं और देते हैं। शीतला सप्तमी के साथ साथ आज हम एक और शुभकामनाएं देते हैं उत्कल दिवस की। उत्कल दिवस उड़ीसा का फाउंडेशन डे माना जाता है,
ओडिशा इस दिन इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे एग्जिस्टेंस में आया था। तो सभी ओडिशा वासियों को उत्कल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 अप्रैल को ये आता है, तारीख के हिसाब से आता है, ठीक है। हाँ, अप्रैल फूल, जो बहुत हवा में उड़ते हैं उनको कोई भी अप्रैल फूल बना सकता है, ऐसे याद कर सकते हो, नहीं तो ओडिशा वालों को कोई अप्रैल फूल नहीं बना सकता, ऐसे भी याद कर सकते हो। 1936 के अंदर 1 अप्रैल को ओडिशा एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन के उभरा था और ब्रिटिश रूल के समय ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, राइट। और उसके अंदर में आज के टाइम में जो बिहार है, वेस्ट बंगाल है और ओडिशा है, वो तीनों आया करते थे। सो उत्कल दिवस, ओडिशा फाउंडेशन डे, विश्व मिलन, ये सब एक ही दिन को कहे जाते हैं। जब स्टेट बन गया था ओडिशा, तो सबसे पहले गवर्नर ओडिशा स्टेट के कौन से थे? सर जॉन हुबक, ठीक है, ये इसके सबसे पहले गवर्नर थे। अच्छा, पहले इस स्टेट को ओडिशा कहा जाता था ना। सो ओडिशा से ओडिशा कब बना? मार्च 2011 को बना, जब एक लोकसभा के अंदर ऑर्डिनेंस और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बिल अमेंडमेंट 113 आया, जिसके तहत मार्च 2011 के अंदर उड़ीसा को ओडिशा रीनेम कर दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक? चलो कुछ एक स्टेट सिंबल्स देख लेते हैं। सीएम कौन है ओडिशा के? नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर है रघुबर दास। रघुवर तेरी राह निहारे सातों जन्म पिया। चलिए, सो रघुबर दास जी हैं। कैपिटल है भुवनेश्वर। भवन उड़ता है, कैपिटल याद नहीं कराऊंगी ना, सबको पता होगी। चलिए, स्टेट एनिमल है सांभर, ये डियर आपको दिख रहा है सांभर, ये स्टेट एनिमल है। ये स्टेट बर्ड है, इसको बोलते हैं ब्लू जे या इंडियन रोलर, आम भाषा में हम इसे नीलकंठ भी बोलते हैं। देन स्टेट फ्लावर अशोका, अशोक का पेड़ होता है, अशोका का फ्लावर है, ये फ्लावर है अशोका और ये स्टेट फ्लावर है। और स्टेट ट्री ओडिशा का है पीपल। एंड फाइनली, भाषा कौन सी प्रमुख रूप से बोली जाती है ओडिशा के अंदर? उड़िया बोली जाती है। अगली इंपॉर्टेंट डे या रादर वीक की तरफ मूव करते हैं। 1 to 7 ऑफ अप्रैल ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। जो अंधहीन व्यक्ति हैं, जो नहीं देख सकते हैं, अंधहीन नहीं, नेत्रहीन, सॉरी, अंधे व्यक्ति जो हैं, ब्लाइंड पीपल जो हैं, उनके टुवर्ड्स अवेयरनेस और उनके टुवर्ड्स सेंसिटाइजेशन बढ़ाने के लिए इस वीक को ऑब्जर्व किया जाता है। अप्रैल 1 से लेके 7 तक नेशनल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, और इसको सरकार ऑब्जर्व करती है। इसी दिन यानी कि 1960 से ये दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये पूरा वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है। 1960 से क्यों? क्योंकि उस साल जवाहरलाल नेहरू जी, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, और राजकुमारी अमृत कौर, जो हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, उन्होंने मिलकर नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की स्थापना की थी 1960 में, और 1960 से ही हम प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको भी ऐसे याद रख सकते हो ब्लाइंडनेस को, कि इनके पास आईज नहीं है, लेकिन आप इनको अप्रैल फूल नहीं बना सकते, इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा वर्क करता है। अप्रैल फूल से जोड़ लो, बहुत पॉपुलर है ना 1 अप्रैल। देन ओके, सो संडे को यानी कि 31 ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया गया ईस्टर, राइट। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्होंने ईस्टर मनाया, तो हमें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये पता होना चाहिए कि ईस्टर कब और क्यों मनाया जाता है। सो देखिएगा, इस साल हमने 31 मार्च को मनाया, लेकिन हर साल ईस्टर डेट स्पेसिफिक नहीं आता, ये भी चांद के हिसाब से आता है। हाँ जी, तो समझिएगा, जब वर्नल इक्विनॉक्स होता है, वर्नल इक्विनॉक्स यानी स्प्रिंग वाला इक्विनॉक्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इंडिया की अगर हम बात करें, साल में 2 इक्विनॉक्स आते हैं, जब सन सीधा इक्वेटर के ऊपर अपनी रोशनी फेंकता है और नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में बराबर दिन रात ऑब्जर्व होते हैं। ये मार्च 20-21 के आसपास और सितंबर 22-23। इंडिया की मैं बात करूं तो मार्च के अंदर वर्नल इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है, और सितंबर वाला ऑटमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है, इक्विनॉक्स यानी इक्वल डे एंड नाइट, राइट। सो इक्वल डे एंड नाइट होते हैं लगभग सारे ही लैटिट्यूड्स के हिसाब से हम बात करें तो। अच्छा, वापस आ जाओ। सो जब वर्नल इक्विनॉक्स होता है, उसके बाद जब फुल मून आता है, उसके बाद वाला जो पहला संडे आएगा, तब आता है ईस्टर। ठीक है, और ईस्टर के जस्ट पहला वाला फ्राइडे मनाया जाता है गुड फ्राइडे के तौर पे। तो गुड फ्राइडे को हमने देखा था, जीसस को क्रूसिफाई किया गया था, क्रॉस पे लटकाया गया था, उनकी डेथ हुई थी। और थर्ड डे यानी कि ईस्टर को ऐसा माना जाता है कि वो वापस जीवित हुए थे और फिर वो जो फादर हैं उनके पास वापस स्वर्ग में लौट गए थे। तो इसलिए इसको रेजरेक्शन संडे भी कहा जाता है, ये ईस्टर के
गुड फ्राइडे के 3 डेज मतलब थर्ड डे को आता है, 3 days आफ्टर हिज क्रूसिफिक्शन, थर्ड डे आफ्टर गुड फ्राइडे। तो इस दिन ट्रायम्फ ऑफ लाइफ ओवर डेथ ऑब्जर्व की जाती है। इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, साल में 2 बार आता है, सन डायरेक्टली अबव इक्वेटर होता है, वरना क्या होता है धरती या तो सूरज के टुवर्ड्स टिल्टेड होती है, अवे टिल्टेड होती है, राइट। तो कभी सदर्न हेमिस्फेयर पे ज़्यादा धूप आ रही है, कभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे धूप आ रही है। जब धरती ऐसे होती है, जब बराबर बराबर इक्वल रोशनी पड़ रही होती है और डे एंड नाइट भी इक्वल होते हैं, तो इक्विनॉक्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डे, द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। ये मनाया गया 30 मार्च को। हाँ, 30 मार्च के हमने ये वाला इंपॉर्टेंट डे कवर नहीं किया था, ये हम कर लेते हैं। देखिए 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट मनाया गया और ये 2023 से ही मनाना शुरू किया गया है। सबसे पहली बार ये डे यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है। कब शुरू किया इन्होंने? 2023 में ऑब्जर्व करना शुरू किया वेस्टेज को कम करने के लिए, ओके। और इस बार दूसरा साल था जब इसको ऑब्जर्व किया गया। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और साथ में यूएन हैबिटेट, यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम मिलकर के इस दिन को कंडक्ट और या ऑब्जर्व करते हैं। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें 2 ऐसे गोल हैं जो अगर हम वेस्ट रिड्यूस करें तो उनको अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा। कौन से हैं? SDG 11, SDG 12, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 और 12। 11 क्या बोलता है? सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो सस्टेनेबल कब होंगे? जब हम वेस्ट का जो पूरा अंबार लगा रखा है हमने, हम उसको कम करते चलें। और 12 बोलता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ढंग से कंजम्पशन और प्रोडक्शन करोगे तो वेस्ट कम होगा, वेस्ट कम होगा तो आपकी सिटीज़ और कम्युनिटीज सस्टेनेबल तरीके से ग्रो और मैनेज कर पाएंगी। ठीक है जी, चलिए कहानी ख़त्म नहीं हुई, इंपॉर्टेंट डेज की बहुत सारे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट डे तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा इवेंट था जो कि 30 मार्च को स्टार्ट हुआ था सदर्न इंडिया में, पर्टिकुलरली आज के टाइम में जो केरला है वहाँ पे। सो 30 मार्च 1924 को एक आंदोलन की शुरुआत होती है जो कंटिन्यू होता है 23 नवंबर 1925 तक। सो 24 से 25 मार्च से नवंबर। तो 30 नवंबर को ऐसा क्या शुरू हुआ? वैकोम सत्याग्रह, वाइकॉम वैकोम जैसे भी आप इसको पढ़ें। वाइकॉम सत्याग्रह क्या था? एक वाइकॉम महादेव टेम्पल है, ठीक है, केरला की कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वो टेम्पल जो था उस समय ट्रेवनकोर किंगडम के अंडर में आता था, किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर। और वो कास्ट सिस्टम को लेके बहुत कट्टर किंगडम थी। तो जो भी लोअर कास्ट के लोग होते थे वो उस मंदिर तक आने वाले रास्ते तक पे नहीं चल सकते थे। मंदिर आना तो दूर की बात, मंदिर के आसपास जो रोड होती थी, रास्ते होते थे, पब्लिक रास्ते, उन तक पे उनको चलना आज़ादी नहीं थी। तो इसके लिए एक शांतिपूर्वक आंदोलन की शुरुआत की गई और उस वाइकॉम सत्याग्रह को 100th ईयर पूरा हो चुका है 2024 में। 100th ईयर पूरा होने की वजह से ये न्यूज़ में वापस आया है और आपको पढ़ लेना चाहिए। वाइकॉम सत्याग्रह एक नॉन वायलेंट एजिटेशन था, कोई इसमें हंगामे और माराकूटी नहीं की गई। अनटचेबिलिटी के खिलाफ ये सत्याग्रह था। किसके खिलाफ? अनटचेबिलिटी। और प्रेजेंट डे केरला की बात चल रही है। 603 दिन तक ये आंदोलन कंटिन्यू हुआ। इसमें काफ़ी सारे कांग्रेस के लीडिंग लोगों ने पार्टिसिपेट किया और महात्मा गांधी जी ने भी इसमें अपनी वॉइस रखी, जिसके चलते फिर कुछ जो रोड्स हैं वो इन लोगों के लिए ओपन की गई और बाद में जाके सारी रोड्स ओपन की गई। अल्टीमेटली मंदिर में भी कास्ट सिस्टम को हटा करके सभी को प्रवेश मिला, पर वो बहुत बाद में हुआ है, ठीक है। राइट ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक रोड विच आर लीडिंग टू वाइकॉम महादेव टेम्पल, उसके लिए आंदोलन चलाया गया था। 30 मार्च 1924 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसीलिए 100th ईयर कंप्लीट होने पे इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलिए अब एक और दिन 29th पे आ जाते हैं। आप बोलोगे मैम ये पुराने क्यों ले रहे हो? बिकॉज न्यूज़ में जैसे जैसे आएंगे हम वैसे वैसे ही कवर कर सकते हैं। 29 मार्च 2024 को एक इवेंट हुआ। वो ये था कि 2023 यूनाइटेड नेशन ने किस ईयर की तरह डिक्लेयर किया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे डिक्लेयर किया था, राइट। उसी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की क्लोजिंग सेरेमनी या क्लोजिंग इवेंट कंडक्ट किया गया 29 मार्च 2024 को, राइट। तो क्या ये इंपॉर्टेंट डे में काउंट होगा? नहीं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि 29 मार्च को हुआ और इसी से आपको वापस से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स याद आ रहा होगा, इसलिए हम पढ़ लेते हैं। यहीं पे पहला क्वेश्चन, 2024 को यूएन ने किस ईयर के तौर पे डिक्लेयर किया? जैसे 2023 वाज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, 2024 कौन सा ईयर है? लिखो कमेंट सेक्शन में, पढ़ चुके हैं हम। मिलेट्स क्या होते हैं भाई?
गेहूं नहीं, गेहूं सॉरी गेहूं कहाँ से बोल दिया मैंने, बाजरा, ज्वार, ये जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं ग्रासेस में, उनको हम मिलेट्स कहते हैं। पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनको कहा जाता है। इनमें आयरन, जिंक बहुत भरपूर मात्रा में होता है। सो क्लोजिंग सेरेमनी रखी गई इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 की। किसने ऑर्गेनाइज की? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, राइट। और कहाँ पे हुई ये? हेडक्वार्टर का है एफएओ का। जो भी खाने से रिलेटेड, फूड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूएन की बॉडीज हैं, सब हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? रोम, इटली। याद रख लीजिएगा बस, अगर फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो रोम, इटली पहुंच जाइए। इटालियन पिज्ज़ा, बस खाना है ना वो, तो खाने वाली सारी यहाँ पे है। सो यूएनजीए ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था, और इसकी पहल किसने की थी? भारत सरकार ने की थी। इंडिया ग्लोबल हब है मिलेट्स का। पूरी दुनिया के अंदर 1/5 वर्ल्ड के जो मिलेट्स हैं वो इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। 1/5 हिस्सा पूरे विश्व के मिलेट्स का प्रोड्यूस कहाँ से होता है? इंडिया से होता है। मिलेट्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है, स्मॉल सीडेड ग्रासेस होती हैं। ये इनकी खास बात क्या है कि मौसम के लिए बहुत रफ एंड टफ होती हैं। ऐसा नहीं है नाजुक से पौधे हैं कि ज़रा सा मौसम में चेंज आया तो ये ख़राब हो गए। पानी कम हो, ड्रॉट कंडीशंस हो, बहुत हार्श वेदर हो, तो भी ये खुद को थ्राइव और सर्वाइव कर लेते हैं। और यूजुअली जो पुराने समय के लोग हैं, जैसे आप अपनी अगर दादी लोगों से बात करेंगे, दादा दादी से, नाना नानी से बात करेंगे, वो बताएंगे कि उस समय में तो गेहूँ को एक अच्छा अनाज माना ही नहीं जाता था। उस समय मिलेट्स पे ही ज़्यादा निर्भर रहा करते थे लोग। तो वापस वी आर ट्राइंग टू गो बैक टू आवर रूट्स। दे आर कंसिडर्ड पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एफएओ के बारे में आई टोल्ड यू, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। वर्ल्ड फूड डे आता है 16 अक्टूबर को, और ये मनाया जाता है क्योंकि इस दिन एफएओ की शुरुआत हुई थी 1945 में। वर्ल्ड फूड डे याद रखेंगे, ठीक है जी। और वर्ल्ड फूड डे ये एफएओ जो है किसके साथ में बहुत क्लोजली वर्क करती है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आईएफएडी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये दोनों इसकी सिस्टर कंसर्न्स हैं, इनके साथ में काम करती है। एक और क्वेश्चन बताइए जी, हु इज द हेड ऑफ एफएओ? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लीड यानी हेड कौन कर रहे हैं, उसका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स खत्म हो चुके हैं। अब एक सैड डिमाइस की तरफ मूव करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी टू बी प्रिसाइज, अब तो आकाशवाणी हम बोलते हैं। सो आकाशवाणी पे मिजोरम साइड से एक महिला थी जो कि बिल्कुल ए ग्रेड परफॉर्मर बन के, आर्टिस्ट बन के उभरी थी, और काफ़ी सालों तक इन्होंने अपनी सेवाएं आकाशवाणी को दी हैं, और अब उनका निधन हो चुका है। सो उनका नाम क्या है? मिजोरम से ये खबर है। सो मिजोरम, द ओनली मिजो टॉप ग्रेड आर्टिस्ट, आकाशवाणी पे मिजोरम से अकेली टॉप ग्रेड आर्टिस्ट वानल पुई, अब इनका निधन हो चुका है। तो इनका नाम थोड़ा याद आप रखेंगे। ओनली मिजो टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी वानल पुई passes away. She was 77 years old. इनका जन्म आइजॉल में हुआ था, जो कि मिजोरम की कैपिटल है, और इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू किया। देखिए 46 में जन्म हुआ है, 57 में तो आकाशवाणी में काम करना शुरू कर दिया, राइट। और काफ़ी टॉप ग्रेड आर्टिस्ट मानी जाती थी। ओके, स्पोर्ट्स जगत पे चलते हैं। रोहन बोपन्ना को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ स्पोर्ट्स कहा जा सकता है। वाई? बिकॉज 44 ईयर्स पे ATP 1000 मास्टर्स टाइटल अपने नाम इन्होंने किया है मेंस डबल्स के अंदर। सो ATP 1000 एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ये एक बॉडी है टेनिस की जो कि अलग अलग टूर्नामेंट्स करवाती है। ATP 1000 मास्टर्स क्या है? अगर आप ये इवेंट जीत लेते हो तो आपकी जो रेटिंग्स होती हैं उनमें 1000 पॉइंट्स और ऐड हो जाते हैं। प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स होते हैं। इसके अंडर में ATP 1000 में काफ़ी सारे टूर्नामेंट होते हैं। उनमें अभी जिस टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं वो है मायामी ओपन। कौन सा है? मायामी ओपन। तो मायामी ओपन में रोहन बोपन्ना जी ने हिस्ट्री बना ली है और अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता और ATP 1000 मास्टर्स टाइटल जीतने वाले ये सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी बन जाते हैं एट 44 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये सुपर एक्टिव, मतलब इनके करियर ने एकदम उछाल ही मिड 30s में पकड़नी शुरू की है। इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल फॉर पीपल लाइक अस हु आर क्लोज टू 40 नाउ। सो रोहन बोपन्ना किसके साथ में खेलते हैं, जोड़ी किसके साथ बनाते हैं? इनके ऑस्ट्रेलियन पार्टनर हैं मैथ्यू एडन के साथ में मेंस डबल फाइनल इन्होंने मायामी ओपन का जीता है। और what else? नथिंग। चलो आगे देखते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन पेयर इन्होंने हराया किसको है? क्रोएशिया के इवान डोडिक और अमेरिकन ऑस्टिन क्रेजिक को हराया है। एंड
he has become the oldest man to win a Masters 1000 title on ATP circuit at the age of 44. ठीक है जी। अभी थोड़े टाइम पहले हमने इनके बारे में पढ़ा था ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स जीता था इन्होंने। यस, उससे पहले हमने एक और न्यूज़ पढ़ी थी जहाँ पे इन्होंने क्या जीता था, इंडियन वेल्स मास्टर जीता था, वो भी ATP 1000 इवेंट है। सो देखते हैं, लिएंडर पेस के बाद ये अकेले ऐसे सेकेंड इंडियन हैं जिन्होंने सारे 9 ATP मास्टर्स 1000 इवेंट्स होते हैं। ATP मास्टर्स 1000 इवेंट टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं, और सभी के फाइनल में पहुंचने वाले लिएंडर पेस के बाद बोपन्ना दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं। और अगर हम ATP 1000 मास्टर्स रीसेंट मोस्ट विन्स की बात करें तो सबसे हाल ही में इन्होंने, जो हम पढ़ रहे हैं, मायामी ओपन जीता है। उससे पहले 2023 के एंड में इंडियन वेल्स मास्टर्स जीता था, BNP पैरिबास जिसको हम बोलते हैं। अगर हम ग्रैंड स्लैम्स की बात करें, ग्रैंड स्लैम, कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं टोटल, 4 होते हैं, राइट। सो ग्रैंड स्लैम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था 2017 में, मिक्स डबल जिसमें एक मेल और एक फीमेल होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने गैब्रिएला डेब्रोस्की के साथ में पार्टनरिंग करके और मिक्स डबल टाइटल अपने नाम किया था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन हाल ही में इन्होंने जीता है मेंस डबल्स में, ओके। और वही मैथ्यू एडन के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की थी। तो अभी तक कितने मेंस डबल के ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम किए हैं, 1, और कितने मिक्स डबल के, 1, और टोटल ग्रैंड स्लैम टाइटल कितने हैं इनके पास, 2, ठीक है। और सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी बन जाते हैं टेनिस की दुनिया में ATP 1000 मास्टर्स जीतने वाले। क्लियर है भाई सारे स्टैटिस्टिक्स। चलो अब हम मायामी ओपन की बात कर ही रहे हैं, हमने डबल्स के विनर्स देख लिए तो सिंगल भी देखते हैं। सो विमेन सिंगल किसने जीता है, अमेरिका की डैनियल कॉलिंस जैसे साफ कर दिया इन्होंने मायामी, माय मम्मी है ना, ऐसे कर सकते हो, माय मम्मी या माय अम्मी क्या करती हैं, कॉलिंस से सारी चीज़ें साफ करती रहती हैं, चमकाती रहती है। तो डैनियल कॉलिंस ने जीता है मायामी ओपन, और किसको हराया, एलिना रेबकीना को। मेन सिंगल जीता है इटली के जैनिक सिनर। और अगर मायामी में जब मम्मी सफाई कर रही है कॉलिंस से, अगर कोई भी कचरा फैला दे तो बहुत बड़ा सिन हो जाता है भाई, मम्मी के लिए नज़रों में वो सिन हो जाता है। सो मायामी सिना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इन्होंने हराया है ग्रिगर दिमित्रोव को। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश के एक अंपायर हैं, और बांग्लादेश के वो पहले ऐसे अंपायर बन गए जिनको जगह मिली है ICC एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स में। क्या नाम है इन अंपायर का, इनका नाम है शाहफुदौला इब्न शाहिद, शाहिद कपूर से याद रख सकते हो, ठीक है। सो पहले बांग्लादेशी एम्पायर जिनको जगह मिली है ICC एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में। ये पैनल क्या होता है, एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स, जो कि जितने भी टॉप क्लास मैचेस होने, टेस्ट मैचेस और वनडे इंटरनेशनल, उनके अंदर अंपायर्स को इन्हीं एलीट एम्पायर्स में से फिर पिक किया जाता है। सो काफ़ी रिस्पेक्टेबल एक पैनल माना जाता है। सो शरफुदौला इब्न शाहिद बिकेम द फर्स्ट बांग्लादेशी एम्पायर टू बी इंडक्टेड इनटू ICC एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स। और इंडिया से इस एलीट पैनल में अभी जो अंपायर हैं वो है नितिन मेनन, और लगातार 5वीं बार वो इस एलीट पैनल का हिस्सा है, नितिन मेनन, ठीक है जी। चलें आगे। एक और न्यूज़ है, अब स्पोर्ट कैटेगरी तो खत्म हो गई, अपॉइंटमेंट कैटेगरी में दिस वन मोर न्यूज़। FSIB, कौन है ये FSIB, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। सो FSIB ने सिलेक्ट किए हैं 2 न्यू CMDs यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स फॉर न्यू इंडिया अश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंडिया। न्यू इंडिया अश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया को अपने नए CMD मिलने वाले हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है। किसने किया है, FSIB ने किया, ये न्यूज़ है। तो अब हमें सीधा सीधा पता होना चाहिए न्यू इंडिया अश्योरेंस के कौन से न्यू CMD बनने वाले हैं, यूनाइटेड इंडिया के कौन से नए CMD बनने वाले हैं। ये वाली न्यूज़ वैसे तो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल एंगल से ज़्यादा पुश करती हुई न्यूज़ है, पर एक बार देख लेते हैं हम। बाकी बैंकिंग वाले बच्चों, आपको अपनी बैंकिंग CA वीकली में मिल जाएगा। बैंकिंग बच्चों को ये तो सब पढ़ना ही होता है, बैंकिंग सेशन भी अलग से अटेंड करना होता है। बाकी सारे वनडे एग्जाम वाले बच्चे, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, अच्छे से कवर करते हैं हम। सो CMD ऑफ न्यू इंडिया अश्योरेंस किसको सिलेक्ट किया गया है, गिरिजा सुब्रमण्यन जी को। गिरिजा, न्यू इंडिया अश्योरेंस, न्यू इंडिया अश्योर करता है कि आप गिरोगे नहीं भाई, नहीं गिरोगे, हम आपको पकड़ के रखेंगे। और भूपेश सुशील राहुल जी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का नया CMD मतलब चूज कर लिया गया है। सो सुशील यूनाइटेड इंडिया, हम यूनाइटेड रहें तो बड़े सुशील रहते हैं, डिवाइडेड रहें तो बहुत लड़ाकू बन जाते हैं, ऐसे करके कुछ याद किया जा सकता है, ठीक है। ओके, सो एक रिपोर्ट आती है सामने, और दैट रिपोर्ट इज इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024
कौन से 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके लिए रिपोर्ट लेकर के आते हैं? यहाँ तो आपको नाम बहुत छोटे दिख रहे हैं, अगली स्लाइड पे देखेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और दूसरा है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट IHD। ये 2 इंस्टीट्यूशन हमारे सामने लाते हैं इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 और सरकारी आंकड़ों के ऊपर बेस्ड ये रिपोर्ट है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इस रिपोर्ट के अंदर ये बहुत कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट बनकर के सामने है, बिकॉज विपक्ष जो है वो बहुत यूज कर रहा है इस रिपोर्ट को कि भाई एम्प्लॉयमेंट जो यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, वो बहुत अनएम्प्लॉयड है, इस रिपोर्ट ने बताया है। लेकिन जो सरकार है वो ये शो कर रही है कि भाई इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट सरकार के बताए गए हैं, बिकॉज जो आंकड़े नेगेटिव जाते हुए दिख रहे हैं वो 2000 से लेकर के, यानी सन 2000 से लेकर के 2019 तक में मेजरली ड्रॉप दिखा रहे हैं। 2019 से 2022 में अधिकतर आंकड़ों में, मेजॉरिटी आंकड़ों में उछाल देखा गया है। तो हमने तो जो वर्क किया उनका नतीजा यहाँ दिख रहा है और विपक्ष बोल रही है ये। तो इस रिपोर्ट ने अभी, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, बहुत गर्मी पकड़ी है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस रिपोर्ट इज ऑल अबाउट। वैसे तो ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है, राइट, लेकिन इसमें से हम मेन पॉइंट्स निकाल रहे हैं। ये सबसे ज्यादा काम की किन बच्चों के हैं? जिनको आंसर राइटिंग करनी है। हाँ जी, आपको सिविल वाले बच्चों, आप मेंस लिखोगे तो आपको ये रिपोर्ट अच्छे से थोड़ी पढ़ लेनी है। हम इसके सारे की पॉइंट्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज अ वेरी एग्जॉस्टिव रिपोर्ट। सो जो मेन पॉइंटर्स हैं हम लेंगे। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 किसने रिलीज की? सबसे पहला क्वेश्चन, वनडे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट IHD और ILO ने मिलकर के इसको रिलीज किया है ना। इसकी की फाइंडिंग्स में काफी सारे पॉइंट्स हैं, जिनमें से पहला पॉइंट एक ये निकल के आया कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स जो है हमारे स्टेट्स की, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स, यानी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कैसी चल रही है हमारे स्टेट्स में, तो वो इम्प्रूव हुई है 2004-05 से लेके 21-22 तक। ये रिपोर्ट जो है ना, इसका नाम 2024 है, लेकिन इसने 2022 तक के आंकड़े हमको पेश करके दिए हैं। कुछ स्टेट्स हैं जिनमें एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बिल्कुल बदहाल ही बनी रही, यानी बॉटम पे ही बनी रही, जिनमें बिहार, ओडिशा, झारखंड, यूपी का नाम प्रोमिनेंटली दर्ज किया गया। और कुछ स्टेट और यूटी हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस अच्छी बताई गई हैं, जिसमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात शामिल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट ने कुछ कंसर्न्स शो किए हैं पुअर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस पे। ये बहुत जेनेरिक पॉइंट्स हैं, फिर हम देखेंगे कि कब से कब तक कंसर्न एरियाज हैं। सो पुअर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस कैसे? इस रिपोर्ट ने कहा कि 82% ऑफ वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर होता है जिसमें बाकायदा आपको PF वगैरह मिलेगा, आपका नाम रोल्स पे रजिस्टर किया जाता है, राइट। कैजुअल वर्क अलग होता है। सो इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ पे प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ पे 82% ऑफ आवर वर्कफोर्स इज एंगेज्ड, राइट। अधिकतर प्राइवेट छोटी छोटी कंपनीज भी प्रॉपरली फॉर्मल तरीके से एजुकेशन पे आपको रोल्स पे नहीं दिखाते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्चुअल दिखा देते हैं, तो वो भी इसी इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा माना जा रहा है। नियरली 90% इज इन फॉर्मली एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर इनफॉर्मली एम्प्लॉयड लोगों की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड यहाँ हम सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, नौकरी वाले लोगों की बात कर रहे हैं, वो इस तरह से, ठीक है। द ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट हैज़ रिवर्स्ड। एक और कंसर्न जो आ रही है, कंसर्न तो क्या है हमारे देश के लिए, आई डोंट नो कंसर्न है या नहीं है, पर इस रिपोर्ट ने इसको पुअर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में कंसर्न के तौर पे दिखाया है कि एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जो पलायन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था, वो ट्रेंड रिवर्स हो गया रिसेंट ईयर्स के अंदर। तो अब एग्रीकल्चर में भी काफ़ी लोग रुक रहे हैं। यूथ एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑफ पुअरर क्वालिटी देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अडल्ट। जितने ज़्यादा अडल्ट लोग एम्प्लॉयड हैं, यूथ उतना ज़्यादा एम्प्लॉयड नहीं है इंडिया के अंदर। वेजेस और अर्निंग्स भी स्टैग्नेंट हैं या डिक्लाइनिंग है, जो तनख्वाह मिल रही है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का ही काम करना, या अनपेड फैमिली वर्क, आप काम तो कर रहे हो, परिवार में कर रहे हो और उसका पैसा आपको नहीं मिल रहा, अनपेड फैमिली वर्क है, वो बढ़ गया है, पर्टिकुलरली विमेन के केस में। सो मेन सैलरीड प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और विमेन ज़्यादा दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स अनपेड लेबर इन द फैमिली। तो ये कुछ जनरल पॉइंटर्स जो निकल के आए। अब हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, और ये जो अब आपको जो भी डेटा दिखने को मिल रहा है, ये एग्जैक्टली उस रिपोर्ट के डेटा से मैंने उठाया है, सो दैट आपको एक्चुअल इमेज और एक्चुअल डेटा मिल सके। दैट रिपोर्ट इज मोर देन 350 पेजेस लॉन्ग, सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो थ्रू दैट एंटायर रिपोर्ट और हर एक पॉइंट में आपके लिए लाऊं, आपको करना भी नहीं है ऐसा, तो मैंने मेजर पॉइंट्स लिए हैं। देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है इंडिया के अंदर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या बोलता है कि भाई अगर 15 साल या उससे
बड़ी उम्र के लोग हैं, या तो वो एम्प्लॉयड हो या फिर एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हो, रोजगार ढूंढ रहे हो, उनको हम LFPR के अंदर काउंट करते हैं। तो LFPR जो इंडिया के अंदर है वो 55.2% दर्ज किया गया 2022 में, जो कि ग्लोबल परसेंटेज से, एवरेज से नीचे है। ग्लोबल LFPR जो है, यानी जितने लोग एम्प्लॉयड हैं या ढूंढ रहे हैं एक्टिवली, वो क्लोज टू 60% है, और इंडिया के अंदर ये क्लोज टू 55% है। ये एक आंकड़ा सामने आया, तो हमारा LFPR कम है। नाउ इट कंसिस्टेड डिक्लाइंड ओवर पास्ट 2 डेकेड्स। ये जो LFPR है, यानी कि लोगों का जो रोजगार में शामिल होना है, ये 2 डेकेड से नीचे जा रहा था, लेकिन 2022 में इंक्रीज हो गया ये। तो इनमें आंकड़ा देखिएगा, 2000 से 2019 तक ये ड्रॉप हुआ है, 61 से ड्रॉप होकर 50 पॉइंट समथिंग पहुंच गया, लेकिन 2019 से 2022 में वापस इसने थोड़ा जंप दिखा के 55.2 के प्लस पहुंचा है। तो ये जो रिपोर्ट है थोड़ा सा प्रो गवर्नमेंट इसने अपने इन्फ्लुएंसेस दिए हैं, ठीक है। देन द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वो 2012 से 19, 12 to 19 इंक्रीज हुई, सब्सटैंशियली इंक्रीज हुई। वाई? बिकॉज लेबर फोर्स तो बढ़ी, लोग तो बढ़े, ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ी उतनी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 100 लोग बढ़े हैं तो उतने रोजगार जनरेट नहीं हुए, और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2012 से 19 तक बढ़ी, लेकिन 19 से 22 तक वर्कफोर्स में भी ग्रोथ देखी गई, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, तो काम करने वाले लोग बढ़ गए और अनएम्प्लॉयमेंट में गिरावट आई है, ठीक है। तो आधा अधूरा डेटा पढ़ने से हमको गलत इन्फ्रेंस निकल के आएगा, ये जो रिपोर्ट बोलती है, ठीक है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 12 to 19 के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, और 19 to 22 अनएम्प्लॉयमेंट में गिरावट देखी गई है। देन अगर हम जेंडर पे आते हैं, यानी कि फीमेल पार्टिसिपेशन इन LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अगर हम फीमेल्स का देखें तो वो डिक्लाइन हुआ है शार्पली। इस रिपोर्ट ने क्या बोला? जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है फीमेल LFPR डिक्लाइन हुआ है शार्पली बिटवीन 2000 एंड 2019। ये डेटा भी 2000 से 2019 की बात कर रहा है, एंड ट्रेंड रिवर्स्ड बिटवीन 19 to 22। इस दौरान जो फीमेल रेट का पार्टिसिपेशन का परसेंटेज था वो 8.3 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा है, जबकि मेल इतने परसेंटेज पॉइंट से इस पीरियड के दौरान नहीं बढ़े। तो रिसेंट मोस्ट ईयर्स में फीमेल पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो हम बोल रहे हैं काफी ज्यादा गैप है इंडियन लेबर मार्केट के अंदर। विमेन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर वर्कफोर्स के अंदर वो 32.8% है, क्लोज टू 30% पकड़ो, जो कि मेल से करीब 2.3 टाइम्स लोअर है। ओके, तो अभी भी फीमेल का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स के अंदर बहुत कम है, और इंडियाज लो LFPR जो हम बोल रहे हैं ना, कि हमारा जो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कितने लोग वर्किंग या वर्क ढूंढ रहे हैं, वो भी ग्लोबल रेट से कम क्यों है? क्योंकि फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत कम है इस वर्कफोर्स के अंदर, ऐसा इस रिपोर्ट ने बोला है, ठीक है। और ये जो हमारा लो LFPR है मच लोअर है वर्ल्ड एवरेज से। 2022 का आंकड़ा अगर हम देखें, वर्ल्ड एवरेज है 47.3% का, हमारा कितना है 32.8% का। सो ग्लोबली जितनी फीमेल वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही है, इंडिया में उतनी नहीं कर रही। लेकिन अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, साउथ एशियन एवरेज से हम बेटर कर रहे हैं। साउथ एशिया में एवरेज है 24.8 और हमारा 32 पॉइंट समथिंग है। समझ में आती जा रही है बातें? मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें समझा रही हूँ ताकि आपको एक ब्रॉडर पिक्चर समझ में आ जाए व्हाट दिस रिपोर्ट इज ऑल अबाउट। नाउ डोमिनेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर इस रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी रही? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी सबसे ज्यादा लोग अगर जुड़े हुए हैं किसी चीज से भारत में तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद ऑलमोस्ट बराबर रेगुलर और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक है। लेकिन 2022 की अगर हम बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 55.8% ऑफ एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है। टोटल अगर 100% एम्प्लॉयड लोग हम देखें तो 55.8% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, जबकि कैजुअल और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट 22 और 21.5% रिस्पेक्टिवली है। सो मेजर होल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लोगों का जाता है। शेयर ऑफ कैजुअल एम्प्लॉयमेंट कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुआ है 2000 से 2022 तक। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में भी रीसेंट मोस्ट ट्रेंड के हिसाब से गिरावट देखी गई है। ना ये एक एरिया था जहां पे मेजर कंसर्न
सामने आई कि भाई जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनमें ज़्यादा अनएम्प्लॉयड पढ़े लिखे ग्रेजुएट यूथ हैं। इस रिपोर्ट ने ये बोला, जिसपे सरकार ने भी अपनी टिप्पणी दी। राइट, अनुराग ठाकुर जी का इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बयान आया था कि भाई ये जो रिपोर्ट है इसने आधे अधूरे आंकड़े लिए हैं। हालांकि मेजॉरिटी एरियाज में उन्होंने तारीफ ही की है गवर्नमेंट की, लेकिन इस एरिया को समझाते हुए उन्होंने बोला या क्लैरिफाई करते हुए बोला कि आप ये नहीं देख रहे हो कि कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि अनएम्प्लॉयड ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो अब अपना काम कर रहे हैं। तो सरकार ने अपनी एक तरह से बात तो सामने रखी है जो भी उनका रखनी थी, बट ये एक एरिया है जिसपे ज़्यादा हाईलाइट इस रिपोर्ट ने गैदर किया। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज्ड अमंग यूथ विद अ हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड वाज हाईएस्ट अमंग यूथ विद ग्रेजुएट डिग्री और हायर इन 2022। 2022 की बात कर दी इस रिपोर्ट ने कि 2022 के अंदर ये देखिए, अगर आप देखोगे ग्रेजुएट एंड अबव, राइट, 2000 ब्लू में दिख रहा है, 2022 रेड में दिख रहा है। तो ग्रेजुएट एंड अबव जहां 2000 में 24.5% अनएम्प्लॉयड थे ग्रेजुएट वाले, अब वो बढ़ के 28.7 हो गए। जबकि बिलो प्राइमरी वाले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1.2 3.2, यानी जो कम पढ़े लिखे हैं वो 3.2% अनएम्प्लॉयड हैं, जबकि पढ़े लिखे 28.7% अनएम्प्लॉयड है, अगर आप इस तरह से कंपेयर करो। हालांकि यहाँ पे ये आंकड़ा इंक्लूड नहीं करता अंडर एम्प्लॉयमेंट को। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी आप थोड़ा बहुत अपने कैपेसिटी या अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत कैजुअली एसोसिएटेड हो, उसको काउंट नहीं किया गया। फिर भी अगर आप देखोगे ये बार सबसे ज़्यादा ऊंची कहाँ है अनएम्प्लॉयमेंट की, ग्रेजुएट एंड अबव पे है। सेकेंडरी हायर वाले भी 11.5% अनएम्प्लॉयड हैं, एलिमेंट्री वाले 6.1 है, बिलो प्राइमरी वाले 3.2 हैं, लेकिन ये ग्रेजुएट एंड अबव 28.7% अनएम्प्लॉयड है। ये एक चिंता का विषय इस रिपोर्ट ने अपने सामने रखा। और इन्होंने ये भी बोला कि हमारे यहाँ पे थोड़े से गवर्नमेंट जॉब में मेजॉरिटी ऑफ द यूथ अपना टाइम निकाल रहा होता है, ये भी एक कंसर्न इसने शो किया। 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूथ में विद अ ग्रेजुएट डिग्री सिग्निफिकेंटली हायर थी देन लेस देन प्राइमरी। ठीक है, तो ये समझ में आई बात, और यही बात है जो कि कंसर्न बन के सामने आई थी। तो ये सारे की हाईलाइट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है जी, आई होप समझ में आएगा, थोड़ा बहुत इन्फ्रेंसेस पकड़ में आ रहे होंगे। राइट, अब आप में से कई बच्चों का एक क्वेश्चन होगा, मैम ये डेटा याद रखना है क्या? मेजर डेटा याद रख लीजिए, जैसे कि वापस लेट मी टेक यू अ लिटिल बैक। जैसे इस वाले डेटा को आप याद रख लीजिए, फीमेल LFPR याद रख लीजिए, मेल LFPR याद रख लीजिए, ग्लोबल से हम कितने कम है, ये तो मोटे मोटे 5-6 डेटा पॉइंट्स आपको याद रख लेने चाहिए। ओके, चलिए। राइट, सो नेक्स्ट न्यूज़ आती है भारत रत्न से रिलेटेड। भारत रत्न की न्यूज़ हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं जब अनाउंसमेंट हुआ था कि इन 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाएगा। राइट, जिनमें से 4 को पॉस्थ्यूमसली और LK आडवाणी जी को वो जीवित है और उनको भारत रत्न दिया गया। तो तब हमने इसको ढंग से पढ़ा ही था। अब ये वापस न्यूज़ में आई है बिकॉज अब कॉन्फर कर दिया गया है, दे दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। राइट, लेकिन इट मेक्स नो सेंस कि मैं सारी चीज़ें वापस से आपको पढ़ाऊँ, लेकिन आई अंडरस्टैंड हज़ारों बच्चे इस दौरान जुड़ चुके होंगे प्लेटफॉर्म से, तो आपके लिए PDF मैंने अवेलेबल करवा करके और इसमें सारा मैटर मैंने दे दिया है। सेम मैटर है जो हमने पहले पढ़ा था। इसमें क्या है, उन व्यक्तियों के बारे में आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। किन किन को मिला है भारत रत्न? चौधरी चरण सिंह जी को मिला है। राइट, सो पहले यहाँ से देख लो, चलो। फॉर्मर PM नरसिम्हा राव जी को पॉस्थ्यूमसली मिला, फॉर्मर PM चौधरी चरण सिंह जी को पॉस्थ्यूमसली यानी मरणोपरांत। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, MS स्वामीनाथन जी, उनको मिला। 2 टाइम बिहार के CM रह चुके कर्पूरी ठाकुर जी, इनको भी पॉस्थ्यूमसली मिला। और LK आडवाणी जी जो कि फॉर्मर डेप्यूटी PM रह चुके हैं, BJP के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, इनको भी मिला, इनको पॉस्थ्यूमस नहीं मिला। इन 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब यहाँ से 2 तरह से सवाल बनेंगे। पहली चीज, इन व्यक्तियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, भारत रत्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, वो सब आपको यहाँ नोट्स में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। वाई एम आई नॉट रिपीटिंग? बिकॉज सब डिटेल में पढ़ चुके हैं, डेली में, वीकली में, मंथली में। तो ये सब देखो, MS स्वामीनाथन जी के बारे में, इनके अवार्ड्स वगैरह, PV नरसिम्हा राव जी के बारे में, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, फिर कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, LK आडवाणी जी के बारे में। ठीक है, और फिर ये भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किसी भी नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यूजुअली एक साल में 3 भारत रत्न दिए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे 2024 में 5 भारत रत्न अनाउंस किए गए, पिछले कुछ सालों में अनाउंस नहीं हुए थे। एक और साल ऐसा है जिसमें 3 से ज्यादा भारत रत्न दिए गए थे, 4 भारत रत्न। पहले भी मैंने सवाल किया, वापस कर लेती हूँ। चलिए बताइए, विच वॉज द ईयर इन विच 4 भारत रत्नस वर गिवन? ठीक है,
उसके अलावा 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होती है, और आपने अगर हाईएस्ट ऑर्डर का सर्विस या कंट्रीब्यूशन देश के लिए किया है तो आपको ये दिया जाता है। 1954 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, पॉस्थ्यूमसली ये नहीं दिया जाता था, राइट। पॉस्थ्यूमस कैटेगरी 1966 में शुरू हुई, और सबसे पहले पॉस्थ्यूमसली किसको मिला था, ये किसको मिला था आप बताओगे मुझे, पढ़ा चुकी हूँ मैं, चलिए बताइएगा। सो फर्स्ट पॉस्थ्यूमस भारत रत्न 1966 में किसको दिया गया था? ठीक है, फिर ये कुछ आपके लिए मैंने फर्स्ट वाली कैटेगरी रखी है कि सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था, 3R को, RRR, कौन है वो, CV रमन, राज गोपालाचारी, राधा कृष्णन, तीनों को 1954 में मिला था। यंगेस्ट भारत रत्न अवार्डी कौन है, सचिन तेंदुलकर जी हैं, 40 साल की उम्र में इनको मिला, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन भी बन गए थे ये। और फर्स्ट पॉस्थ्यूमस मैंने यही बता दिया लाल बहादुर शास्त्री जी। चलिए मुझे बता दीजिए फर्स्ट वुमन टू गेट भारत रत्न, ये बता दो, इसका जवाब तो यही मिल गया। गॉट इट? तो ये हो गया आज का सेशन। अब कल ऑफ कोर्स हम मिलेंगे, दिन में 12 बजे मिलेंगे, और बाकी जो भी न्यूज़ है उसको हम कल कवर करेंगे। आज भी काफ़ी सारी न्यूज़ अब बिल्डअप हो चुकी होगी, दैट विल बी टेकिंग टुमारो। चलो रिवीजन क्वेश्चंस पे आ जाओ फटाफट से। हाउ मेनी करियर ग्रैंड स्लैम्स हैज रोहन बोपन्ना वन? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, करियर ग्रैंड स्लैम, ये नहीं बोला है मिक्स डबल मेंस डबल। टोटल कितने ग्रैंड स्लैम रोहन बोपन्ना जी ने अपने नाम किए हैं? 2 किए हैं, 1917 में, 2017 में, 2024 में। Who won Miami Open Women Singles 2024? मायामी ओपन विमेन सिंगल 2024 किसने जीता है? किसने? कॉलिंस से सफाई करी थी मम्मी, हाँ जी, कौन है कॉलिंस? डैनियल कॉलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who released the India Employment Report 2024? इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 कौन से इंस्टीट्यूशंस ने रिलीज की है? बताइए। ILO के साथ IMF नहीं है, ILO के साथ नीति आयोग नहीं है, ILO के साथ IHD। A is the right answer. On which date is उत्कल दिवस और उत्कल दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग नेम्स, और आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग अबव आर कन्फर्ड विद भारत रत्न 2024। इन चारों में से किनको भारत रत्न मिला है? ऑप्शंस के हिसाब से आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और जाते जाते आज ये आपके लिए थॉट है जिस पे आप खुद विचार कीजिए। आज मैं नहीं समझाऊंगी इसको, बिकॉज थिंकिंग इज डिफिकल्ट, दैट्स वाई मोस्ट पीपल जज। तो आप खुद से जज भी करो, थिंक भी करो इस थॉट के बारे में जो कार्ल यूंग जी ने कहा है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज टाइम, बिकॉज हमें आधा अधूरा सच सामने दिखता है, हम उसी के बेसिस पर जज कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई तक जाने का काम, मेहनत, समझदारी, प्रूडेंस वही इंसान दिखाएगा जो सोचने की मेहनत करना चाह रहा हो, जो अगले इंसान के पर्सपेक्टिव को भी समझना चाह रहा हो। जजिंग इज वेरी सिंपल। एक फैक्ट मिला नहीं, बिना फैक्ट के भी हम बैठे बैठे अपने कमेंट्स पास कर सकते हैं, लेकिन थिंकिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। कल मिलते हैं, टेक गुड केयर, बाय बाय।